पिछले 2 साल से बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी और जो पुराना गंदम पड़ा होता वो इस साल के शुरू में रिलीज़ कर दिया गया था। और पिछले साल गंदम इसलिए नहीं खरीदी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने चूँकि यहाँ जो गंदम महकमा खुराक के जो गोदाम है वहाँ पे गंदम पड़ा रहता है, मगर ये कि फ्लावर मिलों को ये जारी नहीं किया जाता और वहीं पे गोदामों में ही ये गल सड़ जाती, गंदम सारी ख़राब हो जाती है और आखिर में इस हाल को पहुँचती है कि जानवर भी नहीं खाते वो गंदम। तो फ्लोर मिल मालिकान जो है फिर वो गंदम ख़रीदने से इनकार करते हैं और वो फिर जाके ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते हैं जो कि महंगा पड़ता है, फिर जो है यहाँ पे आटे की कीमतों पे इसका असर पड़ता है। और अब इस बहरान की वजह यही है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम का स्टॉक नहीं रखा और महकमा खुराक के सारे गोदाम खाली पड़े हैं। और बलूचिस्तान की जो अपनी गंदम है उसमें अगर हम बात करें तो जो बलूचिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है बलूचिस्तान की वो 20 लाख टन सालाना है, जबकि यहाँ पे जो हमारी पैदावार है गंदम की वो तकरीबन 10 लाख टन है। बलूचिस्तान एक बार फिर से आटे और गंदम के बहरान की लपेट में है। कोयटा समेत पूरे सूबे में आटे की किल्लत बढ़ती ही जा रही है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, सरकारी गंदम स्टॉक खाली हैं और आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि यह बहरान कुदरती है या फिर पॉलिसी की नाकामी है। आज के प्रोग्राम में हम उसी संगीन मसले का गहराई से तज्जिया करेंगे, जान सकें कि मसला आखिर कहां से शुरू हुआ और इसका हल क्या हो सकता है। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कोयटा शाह हुसैन तरीन ने। शाह हुसैन, सबसे पहले तो ये बताइए ना कि बलूचिस्तान हुकूमत ने रवां साल गंदम खरीदने के लिए बजट में फंड्स क्यों नहीं रखे हैं? क्या हम इसको एक प्लानिंग फेलियर कहेंगे? जी बिल्कुल, यकीनन ये हम इसको इंतज़ामी फेलियर और कह सकते हैं। और पॉलिसी में नकायस हैं, पॉलिसी जो है ना वो एक मजबूत पॉलिसी मुरतब नहीं की जाती हर साल गंदम के बहरान से निपटने के लिए। और ये दहाइयों से एक मसला आ रहा है, ये एक ऐसा मसला है कि जिस पर कभी इसको ख़त्म करने के लिए संजीदा इक़दाम नहीं। और इसमें कमज़ोरियाँ यहाँ पे ये हैं इस पॉलिसी में कि गंदम पिछले 2 साल से बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी और जो पुराना गंदम पड़ा होता वो इस साल के शुरू में रिलीज़ कर दिया गया था। और पिछले साल गंदम इसलिए नहीं खरीदी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने चूँकि यहाँ जो गंदम महकमा खुराक के जो गोदाम है वहाँ पे गंदम पड़ा रहता है, मगर ये कि फ्लावर मिलों को ये जारी नहीं किया जाता और वहीं पे गोदामों में ही ये गल सड़ जाती, गंदम सारी ख़राब हो जाती है और आखिर में इस हाल को पहुँचती है कि जानवर भी नहीं खाते वो गंदम। तो फ्लोर मिल मालिकान जो है फिर वो गंदम ख़रीदने से इनकार करते हैं और वो फिर जाके ओपन मार्केट से गंदम ख़रीदते हैं जो कि महंगा पड़ता है, फिर जो है यहाँ पे आटे की कीमतों पे इसका असर पड़ता है। और अब इस बहरान की वजह यही है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने गंदम का स्टॉक नहीं रखा और महकमा खुराक के सारे गोदाम खाली पड़े हैं। और बलूचिस्तान की जो अपनी गंदम है उसमें अगर हम बात करें तो जो बलूचिस्तान की जो इस वक्त ज़रूरत है बलूचिस्तान की वो 20 लाख टन सालाना है, जबकि यहाँ पे जो हमारी पैदावार है गंदम की वो तकरीबन 10 लाख टन है। यानी आधो आध जो है वो फ़र्क है। 10 लाख टन गंदम हमें किल्लत का हर साल सामना करना पड़ता है। और हमारे पास एक ग्रीन बेल्ट पे है जिसमें वाफर मिकदार में गंदम काश्त की जाती है, वहाँ पे नहरी निज़ाम है, पानी भी वाफर मिकदार में मौजूद है। और यानी कि कोयटा के पास इतना स्टॉक भी मौजूद नहीं होता कि बुनियादी ज़रूरत को पूरा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 2 साल से यही पोजीशन है। और अगर इससे कबल गंदम के मौजूद भी होती थी, महकमा खुराक के गोदाम में गंदम पड़ी रहती थी, जैसे कि बताया मैंने कि वो पॉलिसी उनकी ये होती थी कि वो रिलीज़ नहीं की जाती थी और फ्लावर मिलों को। और जो फ्लावर मिल जो जिस कीमत में मांगते थे गवर्नमेंट और उनके दरमियान महकमा खुराक और फ्लावर मिल मालिकान के दरमियान कीमतों का तयन नहीं होता था और जिसकी वजह से वो गंदम वो गोदामों में ही ख़राब हो जाती थी और गड़ चढ़ जाती थी, फिर वो रोटी पकाने या आटा बनाने के काबिल नहीं होती थी। और इस साल जो बहरान, अभी ये दूसरा बहरान है, इस साल के दौरान ये दूसरा बहरान है जो कि आ रहा है और बलूचिस्तान के अवाम इसका सामना कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों के दौरान अगर हम बात करें कीमतों की तो जो यहाँ पे 20 किलो जो आटे का तेल है वो 2400 से 2500 तक पहुँच गया और अब 2500 से भी ऊपर। हमने देखा है कि कोयटा में सिर्फ 15 दिन के अंदर 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा किया गया है। तो ये जो प्राइस हाइक है ये किसकी जिम्मेदारी है?
جی پرائز ہائک تو یقیناً انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی کو ایکٹیو کریں. گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تم پہ نظر رکھے, اور جو ایک من مانا اضافہ ہوتا ہے مارکیٹ میں, جو ڈیلرز ہے, آٹا ڈیلرز ہے, اس پہ نظر رکھے. اگر کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے, جو سرکاری ریٹ مقرر ہیں جو کہ حکومت نے جو قیمتوں کا تعین کر رکھا ہے, اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے. مگر ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا کہ یہاں پہ پرائز کنٹرول کمیٹی موجود ہے, ضلعی انتظامیہ موجود ہیں, مگر یہ کہ یہ کارروائی نہیں کرتے اور کارروائی نہیں کی جاتی, جس کی وجہ سے ایک ریٹ نہیں چل رہا. اگر شہر میں مختلف ریٹ چل رہے ہیں, ایک بازار میں ایک ریٹ ہوتا ہے تو دوسری مارکیٹ میں دوسرا ریٹ ہوتا ہے, یعنی یہ فرق موجود رہتا ہے, جس کا اثر براہ راست عوام پہ پڑ رہا ہے, اور عوام اس سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے مہنگا آٹا خریدنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اچھا شاہ حسین, آپ نے کہا کہ یہ بحران ہمیں دوسری بار دیکھنا پڑ رہا ہے, تو جب سرکاری گندم سٹاک پہلے ہی خالی تھے تو پھر محکمہ خوراک نے اس حوالے سے ایڈوانس پلاننگ کیوں نہیں کی تھی؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ چونکہ محکمہ خوراک جو اس کا ذمہ دار ایک ادارہ ہے کہ وہ اس چیز کا وہ ایک مربوط ایک پالیسی بنائے, مگر چونکہ وہ ہر سال ناکام رہتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹریٹ آف فوڈ جو ہے وہ ہر سال اس سلسلے میں ناکام رہتی ہے. یہاں بھی میں بتاؤں تو بلوچستان حکومت نے ایک دفعہ اس پہ غور بھی شروع کیا تھا کہ محکمہ خوراک کو ختم کیا جائے, ڈائریکٹریٹ جو نظامت ہے محکمہ خوراک کا اس کو ختم کیا جائے, کیونکہ اس کا تو عوام کو فائدہ ہی نہیں ہے. اخراجات اتنے زیادہ ہے, کروڑوں روپے اخراجات ہے اس کے, صرف انتظامی اخراجات ہے ملازمین کے, تو فائدہ کوئی نہیں ہے. بلوچستان حکومت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے گندم خریدیں. اگر بلوچستان کی اپنی جو پیداوار ہے گندم کی وہ کم ہے تو جا کے گندم خریدیں. اور پنجاب, چونکہ ہمارا جو انحصار ہے بلوچستان کا وہ ہمیشہ سندھ اور بلوچستان پہ رہا ہے, ہم وہاں سے گندم خریدتے ہیں اور ان کی پھر اپنی ضروریات ہوتی ہے, اور ہم اس مقدار میں وہ گندم نہیں خرید پاتے کہ جو ہماری ضرورت ہوتی ہے. اور بلوچستان کا جو میں نے بتایا کہ اپنا سالانہ ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو بلوچستان کو سالانہ کتنے لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم درکار ہوتی ہے؟ یہاں بلوچستان کو سالانہ 20 لاکھ ٹن گندم, اس کی آبادی کے حساب سے 20 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہاں کی جو پیداوار ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ٹن گندم ہے. اور جو 10 لاکھ ٹن گندم ہے وہ بلوچستان کا گرین بیلٹ ہے, اس کے 6 اضلاع ہے, یعنی استا محمد جس میں جعفر آباد, نصیر آباد, جل مکسی, صوبت پور, کچی, یہ اضلاع اس میں شامل ہے اس گرین بیلٹ میں, جہاں پہ اس سال چونکہ ہر سال اس کا تخمینہ الگ ہوتا ہے کہ کتنے رقبے پر ہم نے گندم کاشت کرنی ہے. اس سال جو تخمینہ لگایا گیا تھا 2025 کے لیے تقریباً 5.5 لاکھ ایکڑ رقبہ جو تھا وہ اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا. 20 لاکھ کی ہے جبکہ 10 لاکھ ٹن گندم ہی وہاں پر پیدا ہوتی ہے, تو اتنے بڑے گیپ کی کیا وجہ ہے؟ کیوں اتنا بڑا گیپ آ جاتا ہے؟ 10 لاکھ ٹن از ٹو مچ. بالکل یقیناً بہت زیادہ ہے. 10 لاکھ ٹن گندم کا جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ حکومت کے پاس ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں اگائیں, چونکہ یہ پیداواری شعبوں پہ ہمیشہ یہاں کی جو حکومتیں رہی ہیں وہ پیداواری شعبوں پہ توجہ کم دیتی آ رہی ہے. یعنی ہمارے پاس اس گرین بیلٹ کا جو میں نے ذکر کیا, یہاں پہ چاول بھی وافر مقدار میں کاشت ہوتا ہے, گندم بھی کاشت ہوتی ہے وافر مقدار میں, مگر یہ کہ منصوبہ بندی کا فقدان ہوتا ہے. جو ٹارگٹس رکھے جاتے ہیں وہ ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے, وہ حاصل نہیں کیے جاتے, پالیسی مینجمنٹ صحیح نہیں ہوتا ان کا, تو اس وجہ سے یہ پھر ہدف حاصل نہیں کر پاتے اور اس سے عوام متاثر ہوتی ہے. اور چلیں اگر ہم یہ مان لیں کہ بلوچستان کے جو رقبہ ہے وہ صرف گرین بیلٹ پہ جو ہے نا وہ گندم کاشت ہوتی ہے, اور باقی جو بلوچستان کا رقبہ ہے وہ خشکی کے علاقے ہیں, اور جہاں پہ ہم بارانی پانی پہ انحصار تو کر سکتے ہیں, مگر بارشوں کی یہ صورتحال ہے کہ ایک طویل دور آتا ہے بیچ میں خشک سالی کا اور بارشیں نہیں ہو پاتی. تو ایک ایسا نصیر آباد یہ جو گرین بیلٹ ہے یہ جہاں نہری نظام ہے ہم اس پہ انحصار کر سکتے ہیں, مگر وہاں مس مینجمنٹ کا ایک سلسلہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اور دوسری اس کی وجہ یہ کہ جو پٹ فڈار, یہاں پہ 2 کینال ہے, پٹ فڈار اور کیرپر کینال, یہاں سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں اس گرین بیلٹ کے لیے, مگر بلوچستان اور سندھ کا ایک تنازع چلا آ رہی ہے دہائیوں سے کہ بلوچستان کو ان کینال سے ان کے حصے کا پورا پانی نہیں ملتا, اور یہ سندھ بلیم کرتا ہے بلوچستان حکومت
कोई शिकायत रही है सिंध से कि सिंध बलूचिस्तान के हिस्से का पानी पूरा पानी नहीं देता, वो वाटर कोर्सेज निकाले हैं उन्होंने। इन दोनों कैनाल से पटफिर और केरतर कैनाल से वाटर कोर्सेज निकाले हैं जहाँ पे ज़मीनों को अपने सैराब किया जाता है। मगर चूँकि इस वक्त अगर हम देखें तो सिंध और बलूचिस्तान में दोनों पीपल्स पार्टी की ही हुकूमतें हैं, तो अगर ये चाहे तो ये मसला हल कर सकते हैं। चूँकि एक ही पार्टी की हुकूमत है, वहाँ पर भी यहाँ पे भी एक ही पार्टी है, तो ये मसला हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शाह हुसैन ये बात कितनी दुरुस्त है कि बड़े ज़मींदार जो हैं वो वीट हुडिंग करके मार्केट को कंट्रोल करते हैं और हुकूमत जो है वो खामोश तमाशाई बनी देखती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बड़े ज़मींदार हैं वो भी एक फैक्टर है इस किल्लत का, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि ज़ख़ीरा करते हैं गंदम, वो फिर कोशिश करते हैं कि इनको ज़्यादा कीमत मिले मार्केट में। जब ज़रूरत ज़्यादा हो और मार्केट में गंदम मौजूद ना हो तब वो अपना ज़ख़ीरा निकालें और मार्केट में बेचें और उनको इसकी ज़्यादा कीमत मिले। ये भी एक मसला है, मगर इस पर भी तवज्जो नहीं दी गई, उन पे हाथ नहीं डाला गया। जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे ज़मींदार हैं, चूँकि उनकी अप्रोच हुकूमत तक है और अक्सर ऐसे ताकतवर ज़मींदार जो है वो हुकूमतों में शामिल होते हैं और वो काबीना में शामिल होते हैं या फिर हुकूमती हलकों में शामिल होते हैं, वो फिर अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं, अपने जो ओहदे हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, और वो बच निकलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और उन पे हाथ नहीं डाला जाता। और ये मसला भी एक बड़ा मसला है, ये भी जो कि मार्केट पे असर अंदाज होता है ये मसला, और उस पर हाथ डालने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान में जो गंदम का मसला चला आ रहा है, अगर गंदम का मसला हल नहीं होगा तो यकीनन हमारा इंहिसार जो है वो पंजाब और सिंध पे होगा आटे के हुसूल के लिए, और हम अपनी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकेंगे, आवाम इससे मुतासर होगी। तो इस मसले को संजीदगी से जो है ना हल करने की ज़रूरत है और उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है।